हेलो एवरीवन। हम अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत पर पहले ही वीडियो बना चुके हैं, इसको कवर कर चुके हैं। आज हम त्रासदी सिद्धांत पर बात करेंगे। जो त्रासदी है उस पर उन्होंने क्या कहा है, इस पर हम बात करेंगे। तो त्रासदी का सबसे पहले विवेचन यूनान में हुआ था और अरस्तु से पहले प्लेटो ने भी त्रासदी पर अपने विचार प्रकट किए, लेकिन अरस्तु ने ही सबसे पहले त्रासदी का गंभीर और विस्तार से विशद विवेचन किया है। अरस्तु ने पेरीपोएटिक्स जो है, पोएटिक्स के 6 से 19 चैप्टर में त्रासदी के विस्तार से विवेचन किया है। यानी उनकी जो रचना है पेरीपोएटिक्स, उसमें उन्होंने 6 से लेकर 19 जो चैप्टर्स हैं उसमें ट्रेजेडी को लेकर बहुत ज़्यादा विस्तार से उस पर बात की है। त्रासदी का मतलब होता है, ये इंग्लिश के ट्रेजेडी शब्द का हिंदी अनुवाद है, रूपांतरण है, और इसका आशय होता है दुखांत या दुखपूर्ण रचना। ठीक है, त्रासदी का मतलब होता है दुखपूर्ण रचना। और त्रासदी की परिभाषा दी जाती है। अरस्तु कहते हैं कि त्रासदी गंभीर स्वतःपूर्ण रचना है जिसका एक निश्चित आयाम होता है। यह दुखपूर्ण कार्य व्यापार है जिसका मूल लक्ष्य दूषित विचारों का शमन है। क्या जो त्रासदी होता है उसका मूल लक्ष्य क्या होता है? जो दूषित विचार है उसको बिल्कुल शमन कर दो, उसको जला दो, ख़त्म कर दो एकदम। ठीक है। और त्रासदी जैसे प्रोफेसर बूचर हैं, तो बूचर ने क्या कहा है कि त्रासदी वह दुखपूर्ण कार्य योजना है जिसमें घटनाओं का संयोजन इस तरह किया जाता है कि वे धारणाएं दूषित मनोविकारों के निष्कासन में सहायक होती हैं। समझ रहे हैं आप? बूचर ने क्या कहा है कि त्रासदी वह दुखपूर्ण कार्य योजना, वो प्लानिंग है जिसमें क्या होता है, घटनाओं का संयोजन, जो कॉम्बिनेशन होता है इस तरह किया जाता है, संयोजन इस तरह किया जाता है, व्यवस्था उसकी इस प्रकार की जाती है कि जो धारणाएं दूषित मनोविकार के निकालने में, निष्कासन में क्या होती है, सहायक होती हैं, है ना। त्रासदी के अंग पर हम अगर बात करें तो अरस्तु ने त्रासदी के 6 अंग स्वीकार किए हैं। अब हम जो हमारी चर्चा होगी इन 6 अंगों पर ही होगी, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण जो त्रासदी का अंग होता है वो होता है कथानक, या इसे कथावस्तु भी कहते हैं। ठीक है, तो इसे अरस्तु ने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है और इस पर हम बहुत ज़्यादा विस्तार से बात करेंगे। हो सकता है कि एक त्रासदी के कथानक पर टिप्पणी करने को आ जाए, या तो वो पूरा क्वेश्चन ही आ जाए। और दूसरा है चरित्र चित्रण। इसी तरह त्रासदी का जो 3rd पार्ट है, अंग, वो है विचार तत्व। 4th है पद रचना, जिसे पदावली भी कहते हैं। और 5 है दृश्य विधान। और 6 है संगीत, यानी जो रचना होती है, नाटक होते हैं, उसमें संगीतात्मकता भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह दृश्य विधान में मतलब उसकी साज धज्जा, वेशभूषा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। ठीक है। और पात्रों का चित्रण वो तो इम्पॉर्टेंट रखता ही रखता है। ठीक है, चलो तो कथानक पर विस्तार से बात करते हैं। कथानक जो होता है, कथा वस्तु का भेद किया गया है। एक तो विषय के आधार पर उसका भेद किया गया है, दूसरा शिल्प के आधार पर, शैली शिल्प के आधार पर जो उसका भेद, कथानक का भेद किया गया है, उसमें एक तो होता है सरल और एक होता है जटिल। सरल यानी एक ही घटना होती है उसमें। शिल्प के आधार पर जब कथानक का वो किया जाता है, विभाजन किया जाता है, तो सरल में क्या होता है, सिर्फ एक ही घटना होती है। उसी तरह जटिल में एक से अधिक घटनाएं होती हैं। इसी प्रकार जब कथानक का विषय के आधार पर भेद किया जाता है तो दंत कथा मूलक होती हैं, कल्पना मूलक होती हैं और इतिहास मूलक हमें कथानक देखने को मिलते हैं। कथानक एक तरह से पूरा जो समरी स्टोरी का जो पूरा होता है वो पार्ट, ठीक है, वो कथानक कहलाता है। पूरा स्टोरी पार्ट जो मेन होता है वो। ठीक है, इतिहास मूलक भी हमने कहानियाँ और कथाएं पढ़ी होंगी, नाटक देखे हैं। उसी तरह कई कल्पना मूलक भी होते हैं और कई दंत कथाएं जो होती है वहाँ से उठाए हुए नाटक हमें देखने को मिलते हैं। अरस्तु ने जटिल कथानक के 3 प्रमुख अंग माने हैं।
जो जटिल कथानक होता है उसमें क्या क्या माना है। देखो, इसमें उन्होंने कहा है कि महान शिल्प के आधार पर सरल और जटिल हमने पढ़ा था ना, तो उसमें भी जटिल के एक तो महान त्रुटि मतलब नायक द्वारा अज्ञानतावश, मतलब उसको उस चीज़ का ज्ञान नहीं होता, अज्ञानतावश कोई भूल कर बैठना, ठीक है, वो महान त्रुटि में आता है। इसे महान त्रुटि कहते हैं। अरस्तु ने इसके लिए हेमर्तिया शब्द का इस्तेमाल किया है। कौन सा शब्द यूज़ किया है? हेमर्तिया शब्द का इस्तेमाल किया है। और हेमर्तिया शब्द का प्रयोग किया जाता है इसके लिए, महान त्रुटि के लिए। और महान त्रुटि में नायक का जो चारित्रिक पतन है या नैतिक दोष नहीं होता है, ठीक है, वो अज्ञानतावश भूल से वो गलती हो जाती है उससे। इसी तरह रिक्तियाँ जो है उसमें रिक्तियाँ विपर्य है ना, ये इसमें आपने पढ़ा भी है अभी, ठीक है। रिक्तियाँ विपर्य क्या होता है? इसमें नायक की इच्छा और आशा के विपरीत किसी कार्य का हो जाना, ठीक है। नायक का आशा के जो जैसी उसे उम्मीद थी उसके बिल्कुल अपोजिट जब कार्य हो जाना, तब होता है ऐसा जटिल कथानक में। और इसी प्रकार अभिज्ञान मतलब नायक को वस्तु स्थिति का ज्ञान होना। अभिज्ञान मतलब नायक को वस्तु स्थिति का ज्ञान होना। ये इस प्रकार जो है जटिल कथानक को इन्होंने 3 प्रमुख अंगों में बांटा था, जिस पे हमने बात कर ली। पहला था महान त्रुटि, फिर था रिक्तियाँ, फिर थर्ड था अभिज्ञान। अब हम बात करेंगे कि कथानक के मूल गुण क्या है, मतलब कथानक जो है उसमें क्या क्या गुण हमें देखने को मिलते हैं, क्या क्या गुण होते हैं कथानक में, ये गुण होने चाहिए। तो अरस्तु के अनुसार त्रासदी की कथा वस्तु के मूल गुण हैं पूर्णता, एक स्थिति, संभाव्यता और आवश्यकता, कौतूहलपूर्ण यानी रोचक हो, कथानक रोचक होना चाहिए, उसमें पूर्णता होनी चाहिए, एक स्थिति और संभाव्यता आवश्यक, उसमें संभावनाएं बनी होनी चाहिए, है ना। जैसे कथानक कहानी आगे बढ़ रही है तो उसमें आगे कुछ भी हो सकता है, ऐसी संभावना होनी चाहिए, यानी इससे रोचकता भी बनी रहती है। और कौतूहल मतलब कि आगे क्या होगा, ऐसा कौतूहल भी बना रहना चाहिए। इसी तरह आकस्मिकता मतलब अचानक से कुछ होना, या आकस्मिकता भी होनी चाहिए। और साधारणीकरण होना चाहिए, मतलब लोग उसको रिलेट कर पाएँ, ठीक है। और इसी प्रकार त्रासदी के संगठन संबंधी अंग जो हैं वो 4 हैं, ठीक है। तो जैसे कथानक जब हम पढ़ते हैं तो उसमें प्रस्तावना होती है ना, भूमिका, फिर उपाख्यान आता है, फिर वृंदगान होता है, फिर एट द एंड उसका निष्कर्ष उपसंहार करके होता है, ठीक है। तो प्रस्तावना यानी त्रासदी का जब कथानक होती है, पूरी मेन स्टोरी जो होती है वो कथानक ही है ना। तो त्रासदी का आरंभिक भाग, उसमें त्रासदी की कथा वस्तु के लिए भूमिका प्रस्तुत की जाती है ना, भूमिका जो होती है वही प्रस्तावना है। उसी तरह उपाख्यान क्या होता है? प्रस्तावना के बाद और वृंदगान से पहले बीच में जो आता है वो उपाख्यान होता है। कथानक के समग्र भाग प्रस्तावना के बाद और वृंदगान के पहले होता है, ठीक है। और इसी प्रकार फिर वृंदगान जो होता है वो सामूहिक गान होता है। इसमें नायक मंच पर आकर त्रासदी की घटनाओं की भावात्मक समीक्षा करता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और लास्ट में हमारा उपसंहार आता है। उपसंहार त्रासदी का वह अंश है जिसके बाद कोई वृंदगान नहीं होता है। यूरोपीय नाटकों में इसे कैटेस्ट्रकी कहा गया है। इसमें सत्य का बोध होता है, एट द एंड जो होता है सारा यहीं पर ख़त्म हो जाता है, ठीक है, सारा समअप यहाँ पे कर दिया जाता है। आपने कथानक के बारे में बहुत ज़्यादा विस्तार से पढ़ लिया त्रासदी के अंगों में। अब हम चरित्र चित्रण पर बात करते हैं और बाकी सब पर बात करते हैं, जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं इसको, है ना। तो चरित्र चित्रण में अरस्तु कथानक के बाद दूसरा स्थान चरित्र चित्रण को देते हैं। चरित्र चित्रण का मूल आधार है पात्र का चरित्र आचरण, ठीक है। तो इसका मेन इम्पॉर्टेंट जो मेन पात्र है उसका आचरण कैसा है वो। पोएटिक्स यानी इनकी जो रचना है उसमें 15वें अध्याय में अरस्तु ने चरित्र चित्रण
के 4 आधारभूत सिद्धांत माने हैं। तो चरित्र चित्रण किस प्रकार होना चाहिए? चरित्र अच्छा है ना, अच्छा होना चाहिए, और चित्तपूर्ण होना चाहिए, अनुरूपता होनी चाहिए उसमें, और एक रूपता देखने को मिले। तो ये जो है ये आधारभूत सिद्धांत उन्होंने माने हैं। तो चरित्र चित्रण के बाद हम विचार तत्व पर बात करते हैं। तो अरस्तु का तीसरा आधारभूत जो तत्व है वो विचार है। इसके अंतर्गत बुद्धि तत्व और भाव तत्व दोनों का समावेश किया गया है। क्या? विचार तत्व में बुद्धि भी है और भाव दोनों का समावेश किया गया है। जिसे वह चरित्र चित्रण पात्रों के संभाषण, घटनाओं के नियोजन आदि द्वारा प्रस्तुत करता है। यानी विचार तत्व जो होता है उसमें वो जो चरित्र चित्र होता है, पात्रों की संभाषण होते हैं, है ना, जो वो बोलता है, डायलॉग्स जो होते हैं, और घटनाओं का नियोजन कि ये घटना हो, इसके बाद फिर ऐसी घटना आई, ऐसी घटना आई, ठीक है। तो वो जो होते हैं वो प्रस्तुत करता है। विचार तत्व के अंतर्गत ये सब चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। इसी प्रकार जो पदावली होती है, पद विचार, यानी अरस्तु का अभिप्राय है इससे शब्दों द्वारा अर्थ की अभिव्यक्ति। जो डायलॉग्स होते हैं उसमें जो शब्द कहे जा रहे हैं उससे अर्थ की अभिव्यक्ति करता है वो। वह त्रासदी के लिए अलंकृत भाषा को आवश्यक मानते हैं और अलंकृत भाषा के संबंध में कहता है या कहते हैं कि मेरा अभिप्राय ऐसी भाषा से है जिसमें लय हो, सामंजस्य हो और गीत का समावेश हो। ठीक है, ऐसा तो अरस्तु का मानना है। तो यहाँ पर हमने बात की कि पदावली यानी पद यानी शब्द जो है वो कैसे होनी चाहिए, उसमें अलंकृत भाषा का प्रयोग हो, लय हो, सामंजस्य हो, गीत का समावेश हो। इसी प्रकार दृश्य जो त्रासदी के अंग हैं उसमें हम 5th जो पढ़ते हैं उसका अंग वो है दृश्य विधान। यानी दृश्य विधान का अर्थ है कि रंगमंच की साज सज्जा, पात्रों की वेशभूषा आदि जो रंगमंच के साधनों के कुशल प्रयोग से उपस्थित की जाती है। क्या? दृश्य विधान का अर्थ है रंगमंच की साज सज्जा। जो दृश्य विधान में मतलब देखने में जो भी नाटक हो रहा है तो एटलीस्ट उसका एनवायरनमेंट वैसा बनाया जाए। अगर गांव का माहौल है तो थोड़ी घास पड़ी है, जानवर बंधे हैं, झोपड़ी सी है ना, खेत है, तो ये सब जो होते हैं ये वेशभूषा जो रंगमंच के साधनों के कुशल, जो रंगमंच है, जो स्टेज है उसके कुशल प्रयोग से उपस्थित की जाती है कि जो स्टेज है उसको प्रॉपर यूटिलाइज किया जाए। अब लास्ट जो त्रासदी का अंग है वो है संगीत। संगीत में हम क्या पढ़ते हैं कि संगीत, अरस्तु ने संगीत को भी त्रासदी का अनिवार्य अंग माना है क्योंकि उसके द्वारा त्रासदी का विषय और वातावरण अधिक गंभीर और प्रभावशाली और भव्य हो जाता है। ठीक है, अरस्तु ने संगीत को भी त्रासदी का अनिवार्य अंग माना है क्योंकि इसके द्वारा त्रासदी का विषय और वातावरण क्या होता है, अधिक गंभीर, प्रभावशाली और भव्य हो जाता है। और ज़्यादा संगीत के द्वारा मतलब हमारा इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, और संगीत के द्वारा जैसे कोई हम किसी चीज़ को दर्शाना चाहते हैं तो उस टाइप का म्यूज़िक लाकर, वैसा साउंड लाकर क्या होता है, हम अपनी बात को और ज़्यादा प्रभावपूर्ण तरीके से प्रस्तुत कर पाते हैं। तो इस प्रकार अरस्तु का जो त्रासदी है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आपने ना अपने कॉलेज टाइम में ड्रामेटिकल सोसाइटी के बारे में सुना होगा और या फिर नुक्कड़ नाटक भी थोड़ा देख लें। बाकी ड्रामेटिकल जो सोसाइटी होती है जो कॉन्फ्रेंस हॉल वगैरह में अपने लाइटनिंग, प्रॉपर लाइटनिंग आदि से अपना शो दिखाते हैं इवेंट्स में, फ्रेशर्स पार्टी आदि में, या जो कॉलेज के या डिपार्टमेंट इवेंट्स होते हैं उसमें। तो आपने अगर उसको कभी देखा होगा ना तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे से इसको रिलेट कर पाओगे। और अगर नहीं देखा ना तो एक छोटा सा क्लिप देख लो जो ड्रामेटिकल सोसाइटीज़ होती हैं उनके इवेंट्स में, तो वहाँ पर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। और नाटक वगैरह जो होते हैं वो यहीं उसको देखने के बाद ना वही बातें सारी यहाँ पे कही गई और आप और ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे, बहुत जल्दी कैच कर पाओगे। तो इसी के साथ हम यहाँ पर अरस्तु का त्रासदी सिद्धांत फिनिश करते हैं।
हमने काफ़ी जल्दी इसको फिनिश कर लिया है और आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। मैंने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, उसके बाद भी अगर आपको कोई कमी लगती है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बोल सकते हैं, और अच्छा लगा तो भी आप ज़रूर बोलें। और कुछ जैसे विवेचन सिद्धांत बचा है, तो विवेचन सिद्धांत पे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ रखे हैं, तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। और मैं सोच रही हूँ कि काव्य लक्षण जो है वो जल्दी से आपका प्रिपेयर करवा दूँ। मुझे स्पेशल रिक्वेस्ट आई है काव्य लक्षण के लिए। तो चलिए काव्य लक्षण पर वीडियो पर मिलते हैं। इसी के साथ थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखो, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, इस पेपर में अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज़ नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं। यूँ समझ लो जितना तुमने पढ़ा है ना यही काफ़ी है ना। इतना ही पढ़कर भी आप बहुत अच्छा पेपर कर सकते हैं। तो इसी के साथ अभी आपके पास 2 दिन है और 2 तारीख को आपका एग्ज़ाम है। अच्छा करना, टेक केयर, बाय बाय।